जो है वो थोड़ा कम है। मैं देखता हूँ इवनिंग का जो बैच होता है, इवनिंग के बैच में 70 से 80 से भी मोर देन 80 स्टूडेंट हमारे ऐड होते हैं। अभी आप देखना थोड़ी देर बाद ही 80 से के आसपास हमारे बच्चे ऐड हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा कम है। मतलब रिस्पॉन्स मतलब जो मैं आपको टेस्ट भेजता हूँ वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। उससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और मुझे भी मालूम चलेगा कि आप कितने पानी में, किस किस वाले क्वेश्चन को मुझे ज्यादा समझाना है, कौन कौन सी चीजें मुझे ज्यादा कवर करना है। ये मेरे लिए भी बेटर है, आपके लिए भी बेटर है। चलो, तो जो मैंने क्वेश्चन आपको भेजे थे उनको अपन डिस्कस करेंगे और क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का सेपरेट नंबर किसके कितने हैं वो मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। पैटर्न अपन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पहले मैं ऐसा भी डिस्कस किया करता था। मेरे पास सबका डाटा आ रहा है, डाटा मेरे पास सबका है कि कौन किस स्टूडेंट ने कौन से क्वेश्चन में गलती की है, किसके कितने नंबर हैं। लेकिन फिलहाल अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे। चलो, तो वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को लेते हुए चलते। देखो अभी 40 स्टूडेंट हो चुके हैं भाई, बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिसाइड द ABO and RH the other blood group system are not performed in routine because। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप, ये दो ब्लड ग्रुप हम करते हैं अपने लैब में, इनके अलावा हम तीसरा कोई ब्लड ग्रुप नहीं करते। लेकिन क्या इनके अलावा होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। साइंटिस्ट कहते हैं करीब 300 के करीब ब्लड ग्रुप अवेलेबल हैं, 300 के करीब अभी तक रिसर्च हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट हैं, एक है ABO और दूसरा है RH। बाकी के बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लेबोरेटरी में नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये हमारे क्वेश्चन में पूछा था, आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया 13 लोग ही इसका सही आंसर दे पाए 38 में से। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये एक्चुअली मैंने डाला इसलिए था ताकि मैं आपको थोड़ा समझाऊं कि और भी ब्लड ग्रुप होते हैं जो अपन ने नहीं पढ़े। जो नहीं पढ़े वो एक्चुअली क्लिनिकल उनका सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? जैसे कि हम ABO ग्रुप की बात करते हैं, तो ABO ग्रुप में अगर किसी का ग्रुप A है और हमने B वाले को चढ़ा दिया तो उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने लगेगी। बाकी RH में भी ऐसा होता है, किसी का पॉजिटिव है और नेगेटिव वाले को चढ़ा दिया तो उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने लगेगी। लेकिन इनके अलावा जो और अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम है कौन कौन से, देखो एक लिस्ट मैंने खोली आपके सामने इमेज। AB और RH के अलावा भी मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूँ जो थोड़े बहुत बुक में मेंशन है। आप बिल्कुल ज्यादा डीप में बिल्कुल मत जाना, बस एक दिमाग में बिठा के रखना कि और भी हैं ब्लड ग्रुप होते हैं। मैं देखो लिस्ट में नाम पढ़ते हुए बता रहा हूँ। MNS होता है, P होता है ना, लूथरन होता है, केल, लुइस, डफी होता है, किड होता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, इनके सिंबल अलग अलग हैं, इनके एंटीजन कौन कौन से होते हैं वो अलग अलग है, जीन भी अलग अलग है। हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबकी खोज कर रखी है, लेकिन उन्होंने देखा कि सिर्फ ABO ब्लड ग्रुप और दूसरा RH वाला ब्लड ग्रुप, सिर्फ ये दो ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जिनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। मतलब इनको जानना हमको बड़ा जरूरी होता है। इनको अगर हमने नहीं जाना तो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते टाइम हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाकी के जितने भी हैं वो उनमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम उन सारे जो ब्लड ग्रुप हैं उनको अपन डिटेक्ट नहीं करते, उनके लिए अपन कोई भी टेस्ट नहीं लगाते। ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू और मोर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम कैरेक्टर ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन ऑन क्रोमोसोम्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रोमोसोम्स की सेम पोजीशन पर अगर दो या दो से ज्यादा जीन अगर प्रेजेंट हो सकते हैं और वो एक तरह के ही कैरेक्टर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एक ही तरह के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनके लिए हम क्या कहेंगे? बड़ी डेफिनेशन है ये। और डेफिनेशन अपन ने नोट्स में बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेशन मैंने डाली थी भाई। ये जीन की डेफिनेशन है। अपन ने 3 डेफिनेशन मैंने नोट्स में डाली है। किस किस की? सॉरी, जीन की नहीं, LLE की। मैंने जीन बोल दिया। 3 डेफिनेशन मैंने नोट्स में डाली है। जीन मैंने क्या बोला था? DNA का एक सेगमेंट जो होता है वो जीएनए जीन कहलाता है। हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम से DNA के बने होते हैं। DNA की बड़ी लंबी चेन होती है क्रोमोसोम्स के अंदर। एक इमेज में आपको खोल के दिखाता हूँ और उसके थ्रू आपको समझाता हूँ। DNA हमारे जितने भी होते हैं
कितने होते हैं आपको मालूम है? 46। और 46 जो होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर में प्रेजेंट होंगे। हर एक जो क्रोमोसोम्स होगा वो पेयर में होगा, इस तरह से, है ना, जोड़ों में होगा, है ना। और जोड़ों में जो पेयर होते हैं ये क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं। डीएनए की इनके अंदर एक लंबी सी चेन होती है, उस चेन में एक छोटा सा सेगमेंट अगर निकाल दिया जाए तो वो सेगमेंट जो होगा वो हमारा जीन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जीन जो क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स में एक जगह ऐसी है जहां पर एक डीएनए का एक सेगमेंट निकाला गया, ये सेगमेंट हमारा जीन कहलाएगा। जीन के बाद अपन ने इसकी जो लोकेशन है उसको अपन ने लोकस बोला, दूसरी डेफिनेशन की लोकस। अब देखो ये क्रोमोसोम्स में आंखों का जो रहता है वो बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में। कौन से नंबर पे होता है अपन को डिटेक्ट नहीं करना, ब्लड ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से नंबर पे है। 9 नंबर के क्रोमोसोम्स पे, 9 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होगा उस पे प्रेजेंट होता है हमारा ए बी ओ जीन। इसकी जो लोकेशन जहां पर होगी उसको अपन उसका लोकस बोलेंगे। अब जीन अपने देखो एबीओ ग्रुप में अपने 3 जीन अपन ने पढ़े। एक जीन पढ़ा ए जीन, दूसरा पढ़ा है बी जीन और तीसरा पढ़ा है ओ जीन। तीनों जीन जो है वो क्रोमोसोम्स के एक ही लोकेशन पर ही प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ए जीन जो होगा वो 9 नंबर के क्रोमोसोम्स पे होगा, बी जीन जो होगा वो 10 नंबर पे है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिस जगह पर ए जीन है उसी जगह पर बी जीन भी होगा, उसी जगह पर ओ जीन भी होगा। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी में ए जीन होगा उस जगह पर, किसी में उस जगह पर बी जीन होगा और किसी जगह में उस जगह पर ओ जीन होगा। तो ये एक ही जगह पर जो अलग अलग टाइप के जीन प्रेजेंट हो सकते हैं इनको अपन एक ही वर्ड में एलेली शब्द बोलते हैं। एलेली बहुत सारे हो सकते हैं ब्लड ग्रुप, तो अपन ने सिर्फ एक टाइप डिस्कस किया है। माता पिता के थ्रू बच्चों में जो गुण जाते हैं ये गुण एलएलई है, एलएलई के थ्रू जाते हैं। जैसे देखो कर्ली हेयर, माता पिता में अगर मम्मी पापा की कर्ली हेयर है तो बच्चों के भी कर्ली हेयर हो जाते हैं, है ना। मम्मी पापा में किसी की आंखें नीली है तो ऐसा कभी हो जाता है कि बच्चों की भी आंखें नीली हो जाती है। बच्चे बहुत ज्यादा गोरे हैं तो सॉरी, माँ बाप अगर बहुत ज्यादा गोरे हैं तो उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा गोरे होंगे। ये जो गुण है ना ये सारे के सारे जीन के थ्रू आते हैं। और जीन में क्रोमोसोम्स में एक ही लोकेशन पर ये अलग अलग तरह के जो गुण होते हैं ये गुण को ही अपन एलीली बोलते हैं। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल पे जो इमेज डली है, इमेज में देखो आंखों के कलर का जीन यहाँ पर शो किया गया है। आंखों के कलर में किसी का ब्राउन कलर हो सकता है, किसी का ब्लू कलर हो सकता है। इसका मतलब दोनों के जीन अलग अलग हैं। ब्राउन कलर वाले का जीन अलग, ब्लू कलर की आंखों वाले का जीन अलग। तो लेकिन ये प्रेजेंट हमेशा क्रोमोसोम्स के सेम लोकेशन पर ही होगा। क्रोमोसोम्स के जिस लोकेशन पर ब्लू वाले का जीन होता है उसी लोकेशन पर ब्राउन वाले का जीन भी होगा। एक भागचंद का मैसेज है कि सर डीएनए के अंदर धागे नुमा रचना, बहुत बढ़िया, डीएनए के अंदर धागे नुमा रचना क्या कहलाती है भाई? भागचंद आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो। डीएनए के अंदर धागे नुमा संरचना, सॉरी डीएनए तो खुद ही एक धागा नुमा संरचना है। डीएनए खुद ही एक धागा एक टाइप का, है ना। धागे नुमा संरचना आप बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा होता है तो वो अपन क्रोमेटिन अपन ने पढ़ा है। तो क्रोमेटिन क्या है? डीएनए का ही बना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। इस क्वेश्चन में वैसे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा। 31 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था 2 नंबर पे। मतलब डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है, बहुत बढ़िया। क्रोमेटिन बोलते हैं, बहुत बढ़िया। संजय ने, ब्रजेश ने लिख दिया क्रोमेटिन ना, वो डीएनए के अंदर नहीं, वो डीएनए उसी में क्रोमेटिन में ही प्रेजेंट है। क्रोमेटिन ही आगे चल के क्रोमोसोम बनाते हैं भागचंद, ठीक है। क्वेश्चन मतलब आपने थोड़ा सा गलत पूछ लिया था, बाकी आंसर में क्रोमेटिन उसका सही आंसर होगा। चलो अगले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बी में बी। किसी का अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। और ऑप्शन में बी बी ओ ओ ओ बी और चौथे में बी और सी ऑप्शन में लिखा था। बड़े कंफ्यूज हुए इस क्वेश्चन में आप लोग। सिर्फ 9 लोग ही इसका सही आंसर दे पाए हैं। ज्यादातर लोगों ने जो आंसर दिया वो ए नंबर का दिया कि सर बीबी उनका जीन होगा। क्यों भाई?
क्यों कंफ्यूज हुए आप लोग? भाई जीनोटाइप अलग है, फिनोटाइप अलग है, अपन ने पढ़ा था ना कल। बी ग्रुप जो होगा उसमें दोनों ही जीनोटाइप होंगे, ओ वाला जीनोटाइप भी हो सकता है मदर फादर का, है ना, और बीबी जीनोटाइप भी हो सकता है। सॉरी, यहाँ पर गलत आंसर हो गया है, ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, ये ए और सी होना चाहिए था, ए और सी होगा यहाँ पर, है ना, ए और सी ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें हाँ संजय, ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, मैं चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर बी और सी ना होकर इसको ए और सी होना चाहिए था, तो ए और सी जो होता वो हमारा आंसर होता। मतलब ब्लड ग्रुप बी जो है उसका बी भी जीनोटाइप हो सकता है और ओ भी जीनोटाइप हो सकता है ना। इसको अपन थोड़ा और समझते हैं। चलो क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन थी तो इसमें मैं अपनी मिस्टेक मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा फिनोटाइप को। और ओके सोनू ने कहा कि सर हम इसीलिए कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं भाई, चलो मेरे स्टाफ से मिस्टेक हो गई थी। ए और सी अपन इसको समझते हैं। क्वेश्चन था कि ब्लड ग्रुप किसी का बी है, बी मतलब फिनोटाइप जो हो गया उसका बी हो गया। अगर फिनोटाइप बी हुआ है तो उसके जो जीनोटाइप होंगे वो या तो बीबी होंगे, बीबी मतलब या तो उसका पॉसिबल है कि दोनों ही जीन बी जीन हो, या फिर उसका एक जीन जो हो वो बी जीन हो और एक जीन जो हो वो ओ जीन हो। तो ये दो जीनोटाइप हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में मिस्टेक थी इसलिए मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स को, जो मैंने कहा कि भाई कम लोगों ने सही आंसर दिया, उसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, भाई मेरी तरफ से गलती है ना। तो पहला और तीसरा दोनों जो ऑप्शन में है वो सही है। ब्लड ग्रुप बी के दो जीनोटाइप हो सकते हैं, बीबी और बीओ। ब्लड ग्रुप ए के दो जीनोटाइप हो सकते हैं, ए और एओ। सिर्फ ए बी जो ग्रुप है इसका जीनोटाइप भी वही होगा जो फिनोटाइप है। ओ जो ग्रुप है इसका ओ ग्रुप है और जीनोटाइप जो होता है वो ओ होता है। ठीक है, तो ये टेबल अपन ने कल नोट्स में डाली थी, है ना, तो इसी के थ्रू ही अपना आंसर भी बन रहा था। चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूं। चेन होती, चलो ओके ओके, नया कोई मैसेज नहीं है। क्वेश्चन है, इफ मदर ब्लड ग्रुप ए बी, अगर माता जी का ब्लड ग्रुप ए बी है, फादर ब्लड ग्रुप ओ, पिताजी का ग्रुप ओ है, तो उनके जो बच्चे होते हैं होंगे उनके पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के जो क्लास के मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए सारे के सारे बिल्कुल एग्जाम के ही लेवल के हैं, ना बहुत ज्यादा टफ ना बहुत ज्यादा इजी। और मेरी कोशिश रहती है कि एमसीक्यू की जो क्लास रहती है उसमें क्वेश्चन सिर्फ मैं वो ही डालूं जो बिल्कुल एग्जाम के लेवल के हैं, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं बहुत ज्यादा इजी भी नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है और अलग अलग तरह से बन सकता है। यहाँ पर मैंने मम्मी का ए भी लिख दिया, पिताजी का ओ लिख दिया। अब चेंजेस भी हो सकता है। एक बार इसका अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 100% इसका आंसर आप सही दोगे। और चौथे का जो सही आंसर है भाई चार ऑप्शन में से, तो इसके जो ग्रुप हैं, बच्चों के जो ग्रुप है वो सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो बच्चा ए ग्रुप का होगा या सिर्फ बी ग्रुप का होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसका बच्चा ए बी ग्रुप का हो जाए या फिर ओ ग्रुप का हो जाए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? एक बार मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं, क्या आप लोगों ने ऐसा ही कहा? नहीं, बहुत कम लोगों ने कहा भाई। 38 में से 11 लोगों के ही सही आंसर हैं इस क्वेश्चन। बड़े आप कंफ्यूज हुए इस टॉपिक में, इस पॉइंट पे आकर। आप एक बार और समझते हैं इसकी थ्योरी। अपन थ्योरी की क्लास में भी अपन ने इसको समझा था। ये इमेज को जरा ध्यान से देखो, मदर और फादर दो हैं। मदर फादर है ना, फादर और मदर, उनका जो जीनोटाइप होता है उसमें दो जीन होते हैं, या तो वो दो जीन सिमिलर हो सकते हैं या दो जीन अलग अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन में था कि मदर है बी ए बी ग्रुप की, मदर ए बी ग्रुप की है मतलब उनका एक जीन है ए जीन, दूसरा जीन है बी जीन। एक जीन ए जीन, दूसरा है बी जीन, मतलब दोनों ही जो जीन है उनमें ओ जीन नहीं है। बच्चे जब भी होंगे तो एक जीन तो फादर से आता है, एक जीन मदर से आता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारे के सारे जीन मदर के जाएं या सारे के सारे जीन फादर के जाएं, है ना। एक जीन आएगा मदर से, एक जीन आएगा फादर से। अब जो फादर है उनका ग्रुप है ओ, ओ ग्रुप है, इसका मतलब उसके जो जीनोटाइप है उसका मतलब है उसके जो दोनों जीन है वो है डबल ओ।
दोनों ही जीन ओ जीन है, क्योंकि दोनों जीन ओ जीन नहीं होते, उनके अलावा कोई दूसरा होता तो वो तो फिर उसको डोमिनेंट हो जाता है ना। अगर ओ की जगह ए जीन हो जाता या बी जीन होता तो वो डोमिनेंट होकर उसको ओ ग्रुप रहने ही नहीं देता। अगर उसका ओ ग्रुप है, इसका मतलब डेफिनेटली उसके जो दोनों जीन है वो ओ जीन है। अब बच्चों में क्या पैसे पॉसिबिलिटी हो रही भाई, फादर से तो ओ जीन ही जा सकता है और कोई जीन जा ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि फादर के जो दोनों जीन है वो ओ जीन ही है। मदर डिसाइड कर रही है उसका ग्रुप। मदर ने अगर ए जीन भेज दिया तो बच्चे का ग्रुप ए ग्रुप, अगर बी जीन भेज दिया है तो बच्चे का ग्रुप बी जी ग्रुप। क्यों ओ ग्रुप क्यों नहीं हो सकता? ओ ग्रुप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ओ जो जीन होता है वो रिसेसिव होता है, उसकी चलती नहीं है ए जीन और बी जीन के सामने। बहुत बढ़िया, घनश्याम ने मैसेज लिखा, ओ जीन रिसेसिव होता है, इसकी वजह से ए जीन बी जीन की वजह से उसकी चल नहीं पाएगी। तो मदर जो ए बी ग्रुप की थी, उन्होंने या तो ए जीन भेजा बच्चों में या बी जीन भेजा। अगर ए जीन भेजा है तो बच्चा ए ग्रुप का हो जाएगा, तब भी फादर के अब जीन काम नहीं आएगा। अगर बी जीन भेजा है तब भी बच्चा बी ग्रुप का होगा, फादर का ओ जीन काम नहीं आएगा, क्योंकि ओ जीन जो होता है वो रिसेसिव होता है। बहुत बढ़िया, घनश्याम ने लिखा है भाई, किसी एग्जाम में भी आया है, बाकी याद नहीं है भाई, ऐसा। बहुत बढ़िया। कई बार एम्स के पीजीआई के इनके क्वेश्चन पेपर अपन को नहीं मिलते, है ना। तो वाकई में मुझे भी मेमोराइज रहता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अपन के पास जो जो पेपर हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं है। तो कोई बात नहीं भाई, अपन सारे ये क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बड़ा थोड़े कंफ्यूज हुए थे आप लोग, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। मदर को अलग फादर को अलग अलग रख के देखना, आप मदर को कभी ओ रख देना, फादर को कभी ए रख देना, इस तरह से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। भिलाई में आया था घनश्याम ने लिखा। चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एच एंटीबॉडी कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट इन मिल्क ऑफ ए ह्यूमन। आर एच जो ब्लड ग्रुप होता है ना, उसकी एंटीबॉडी हम किसी फीमेल के मिल्क में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो किस वजह से डिटेक्ट कर सकते हैं, कि कौन क्या रीजन है इसकी वजह से हम उनके मिल्क में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी का फीमेल का ब्लड सैंपल ना लेकर, लेकिन ये हर सब में पॉसिबल नहीं होता, ये सिर्फ 80% लोगों में ही पॉसिबल होता है। जिन 80% लोगों में ये पॉसिबल होता है उनको अपन सीक्रेटर बोलते हैं, जिनमें पॉसिबल नहीं होता उनको अपन नॉन सीक्रेटर बोलते हैं। और ये जो पॉसिबिलिटी होती है, ये होती है उसके एस जी ई जीन, एस ई जीन की वजह से। अगर ये एस ई जीन डोमिनेंट है तो जो भी पर्सन होगा वो सीक्रेटर होगा। अगर ये रिसेसिव है, रिसेसिव का मतलब साइलेंट है, अगर ये साइलेंट है तो वो नॉन सीक्रेटर होगा। तो जिन लोगों में ये ऐसी जीन जो होता है वो डोमिनेट होता है तो वो सीक्रेटर लोग होंगे। और उनके जो सीक्रेशन है, सीक्रेशन क्या क्या हो सकती है भाई, एक तो अपने क्वेश्चन में ही है मिल्क, है ना, फीमेल का मिल्क। इसके अलावा टीयर्स भी हैं, सलाइवा भी है ना, ये सब जो है वो अपने सीक्रेशन के अंदर आते हैं। इनमें भी अपन ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं। सब में सबका हर पर्सन का पॉसिबल नहीं है, हालांकि सिर्फ 80% लोग जो होते हैं वो सीक्रेटर होते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा, 23 लोगों ने इसमें सही आंसर दिया। जो लोग कंफ्यूज हुए वो आर एच जीन पे चले गए। आर एच एंटीबॉडी ऊपर जरूर लिखा है, लेकिन आर एच एंटीबॉडी सब में नहीं होती है, ये ऐसी जीन की वजह से पॉसिबिलिटी होती है। रजनी का एक मैसेज है, मैं उसका आंसर दूं। रजनी ने कहा कि सर ए बी और ओ ग्रुप की कभी नहीं बनती है आपस में। बहुत बढ़िया। ए बी और ओ ग्रुप जो होता है उसकी कभी भी नहीं बनती। बहुत बढ़िया। ए बी जो है वो अजय देवगन और बॉबी देओल है, और वो जो है वो ओल्ड पर्सन है, तो उनकी बनती नहीं है। बहुत बढ़िया, इस तरह से ही याद कर लिया करो, जैसे मजेदार कुछ ना कुछ जोड़ते हुए। अगले क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट असेंडिंग ग्रेड इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ आर एच एंटीजन। ये जो चार ऑप्शन है इसमें से आर एच एंटीजन का असेंडिंग ग्रेड इम्यूनोजेनिसिटी का क्या होगा, ये आपको बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। एंटीजेनिसिटी क्या, इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है, जो ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सकता है ना। ज्यादा रिस्पॉन्स में जो पैदा कर सकता है वो सबसे ज्यादा डी वाला कर सकता है। एक्चुअली यहाँ पर
यहाँ पर भी एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, मेरे ख्याल से मैं इसको सही करूंगा। असेंडिंग ना होकर इसको डिसेंडिंग होना चाहिए था कायदे में। डी की जो इम्यूनोजेनिसिटी रहती है वो सबसे ज्यादा होती है ना। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। डी, डी वाला आंसर किसने कहा है कि संजय ने कहा था डी आंसर है। एक्चुअली संजय, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ये डिसेंडिंग होना चाहिए था। डिसेंडिंग में ए वाला में ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। ए वाले ऑप्शन में कैसे, डी की इम्यूनोजेनिसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद फिर कम होती है सी की, उसके बाद फिर ई की, है ना। इसमें भी कैपिटल जो हो रहते हैं उनकी पहले ज्यादा होगी और उसके बाद कम होगी अपने स्मॉल लेटर वाले की, है ना। सबसे स्मॉल लेटर का जो डी होता है उसकी इम्यूनोजेनिसिटी जो होती है वो बिल्कुल ही नहीं होती, बिल्कुल ना के बराबर होती है ना। क्या होता है इम्यूनोजेनिसिटी, अपन ने जब आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ रहे थे, अपन ने क्या कहा भाई, आरएच की जो एंटीबॉडी होती है वो नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होती। मतलब एबीओ ग्रुप में अपन ने पढ़ा कि आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी उसके सीरम में प्रेजेंट हैं। आरएच में ऐसा नहीं है। आरएच में आरबीसी पे अगर एंटीजन है तो भी और ना हो तो भी एंटीबॉडी उस पर प्रेजेंट नहीं होती। ये तो डिपेंड करेगा जब अपन उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे। ट्रांसफ्यूज करते टाइम अगर किसी में एंटीजन नहीं होते तो उनको अगर अपन एंटीजन चढ़ा दें तो उनमें इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से एंटीबॉडी बनने लगती है। तो इसी को ही अपन इम्यूनोजेनिसिटी बोलते हैं। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए था, डिसेंडिंग ग्रेड। डिसेंडिंग ग्रेड के हिसाब से डी जो है उसकी इम्यूनोजेनिसिटी जो रहती है वो सबसे ज्यादा होती है। ई सी की फिर उससे कम, कैपिटल ई की फिर उससे कम, स्मॉल सी की उससे कम और ई की सबसे कम। ठीक है, तो पहला वाला जो आंसर है वो सही है। सर करेक्ट करके, बिल्कुल करेक्ट करके संजय मैं इसको भेज दूंगा, है ना। हिंदी में सही लिखा है, हिंदी में वो सही लिखा था। चलो, मैं इसको जब आपको नोट्स भेजूंगा तो मैं इसको करेक्ट करके भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कोई ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए कि उसको कोई भी ब्लड ग्रुप वाला डोनर ब्लड उसको दे सकता है, किसी से भी ब्लड दे सकता है, वो कोई भी रिश्तेदार से ब्लड ले लेगा, उसको अपन यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। इसमें देखो दो चीजें होती हैं, दो वर्ड है। एक होता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है जो सबको ब्लड दे सकता है, कोई भी ग्रुप हो उसको ब्लड दे सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ये दोनों जो है वो एग्जाम के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है। इन दोनों को याद रखना आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। दोनों को याद रखना है आपको। यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब कि मतलब कोई अगर पेशेंट अगर ए बी पॉजिटिव है तो उसको अपन ए पॉजिटिव का भी ब्लड चढ़ा सकते हैं, ए निगेटिव का भी, ए बी पॉजिटिव का, बी निगेटिव का भी चढ़ा सकते हैं, किसी का भी चढ़ा दो आप, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा क्यों है भाई कि उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो ए बी ग्रुप होगा उसमें एंटीबॉडी जो होंगी वो प्रेजेंट नहीं होंगी, है ना। क्यों नहीं होंगी भाई, क्योंकि अगर उसका ए बी ग्रुप है तो ए बी जो ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं होती। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उसमें आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब आर एच एंटीबॉडी की भी उसमें बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर होता है ओ निगेटिव। यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या है, नहीं सखाराम गलत बोल रहे हो आप। यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव नहीं होता है, ओ निगेटिव होता है। ओ निगेटिव वाला जो डोनर है वो हर एक पेशेंट को ब्लड दे सकता है। दोनों को ही आप याद रखना, दोनों। ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर, एपी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, रिसेप्टर। हाँ रिसेप्टर भी कह सकते हो, रिसीव कर सकता है, बिल्कुल रिसीवर भी बोल सकते हैं ना, अलग अलग। आप क्वेश्चन का मतलब समझ लो, बस इतना इनफ है।
चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। सचिन ने लिखा है कि सर पॉजिटिव ही होगा डोनर, वो पॉजिटिव नहीं भाई। अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव वाले को अपन ब्लड नहीं चढ़ा सकते। पॉजिटिव वाले का, कोई नेगेटिव वाला पेशेंट है उसको अपन पॉजिटिव वाले का ब्लड कभी भी नहीं चढ़ा सकते। तो सचिन मिस्टेक है ये आपकी, टाइप सही करना। ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी डेड ब्लड ग्रुप ब्लड कैन बी ट्रांसफ्यूज। देखो क्वेश्चन वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसी से ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उस क्वेश्चन को घुमाया है। क्वेश्चन पहले जो पूछा था यूनिवर्सल रिसेप्टर एक्सेप्टर या फिर अपन रिसीवर भी बोल सकते हैं। डोनर अगर होता तो डोनर का जो क्वेश्चन बनता वो एक इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। यूनिवर्सल डोनर, यहां पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि आपातकाल की स्थिति में कौन सा ब्लड ग्रुप हम पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। आपातकाल मतलब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम पेशेंट का भी ब्लड ग्रुप चेक करो, डोनर का भी ब्लड ग्रुप चढ़ो, क्रॉस मैच चेक करो। कोई ऐसी कंडीशन आ गई, मान लो बहुत ज्यादा किसी का ब्लड बह गया है, कोई ऐसी कंडीशन है और हमको तो तुरंत ब्लड चढ़ाना है, हमें तो पेशेंट का ब्लड ग्रुप भी नहीं मालूम, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है भाई। सिमिलर क्वेश्चन कैसे, आंसर वही होगा, हम यूनिवर्सल डोनर का हम उसको ब्लड चढ़ा देंगे। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा हमारा, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो इमरजेंसी के केस में हम ओ नेगेटिव का ब्लड जो होता है वो हम पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है 16 लोग, आधे लोग मतलब 16 लोगों ने सही आंसर दिया। ओ पॉजिटिव बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर ओ पॉजिटिव ही आंसर होगा, एक बार चेक करना, आप भी चेक करना। बाकी ओ नेगेटिव जरूर हो, यूनिवर्सल डोनर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। एंटीबॉडीज which can be demonstrated only by means of anti-globulin। ओ नेगेटिव ही सही आंसर है रमेश। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं होती, ऐसा बोल रही हैं, बोल रहे हैं, लेकिन गलत बोल रहे हो रमेश आप। एंटीजन ओ पॉजिटिव अगर है तो एंटीजन आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा ना आरबीसी पे, आरबीसी पे आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये गलत बोल रहे हैं, ओ पॉजिटिव में एंटीजन प्रेजेंट होता है ना। एंटीबॉडी तो फिर ना पॉजिटिव में प्रेजेंट है ना नेगेटिव में प्रेजेंट है, ओ नेगेटिव ही उसका सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ भाई। एंटीबॉडीज विच कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट ओनली बाय मींस ऑफ एंटी ग्लोबुलिन या फिर कुंभ रिएजेंट। ऐसी एंटीबॉडी जिसे हम सिर्फ एंटी ग्लोबुलिन रिएजेंट या फिर कुंभ रिएजेंट के द्वारा ही डिटेक्ट कर सकते, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उस तरह की एंटीबॉडी को हम क्या बोलेंगे। बिल्कुल डेफिनेशन है ये, अपन ने कल भी डेफिनेशन पढ़ी थी। इसको अपन इनकम्प्लीट यूनिवेलेंट एंटीबॉडी बोलते हैं। मतलब कुंभ टेस्ट जो हम लगाते हैं, कुंभ टेस्ट हम इनकम्प्लीट यूनिवेलेंट एंटीबॉडी के लिए लगाते हैं। ये क्या होता है यूनिवेलेंट इनकम्प्लीट, पढ़ा था कल अपन ने। कंप्लीट एंटीबॉडी क्या होती है, जो नेचुरल एंटीबॉडी होती है वो पहले से ही प्रेजेंट है और बहुत जल्दी एग्लूटिनेट कर देती है आरबीसी को। जो बहुत जल्दी, अगर स्लाइड में भी सस्पेंशन किया है अपन ने तो भी वो आरबीसी को एग्लूटिनेट जो कर देती है उसको अपन कंप्लीट एंटीबॉडी कहते हैं। आरएच एंटीबॉडी जो रहती है उनके साथ दिक्कत ये है कि वो आईजीजी टाइप की होती है। आईजीजी छोटा वाली एंटीबॉडी है ना, छोटी वाली एंटीबॉडी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आरबीसी को वो कनेक्ट नहीं कर पाती। उसका एक रीजन ये भी है कि जब भी अपन आरबीसी को स्लाइन में सस्पेंशन करते हैं, है ना, अपन को ब्लड ग्रुप लगाते टाइम स्लाइन सस्पेंशन बना के अपन लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। क्यों ज्यादा अच्छा है, उसके लिए भी लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन डाला है, अपन डिस्कस करेंगे। स्लाइन में जब अपन सस्पेंशन बनाते हैं तो आरबीसी जो होती है वो थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। नेगेटिव चार्ज की वजह से वो आरबीसी एक दूसरे से दूर भगती हैं। ये जो थ्योरी है इसको अपन जेटा पोटेंशियल कहते हैं। तो ये जेटा पोटेंशियल
की जो थ्योरी है वो लागू ना हो, उसके लिए जेटा पोटेंशियल की मतलब जेटा पोटेंशियल की वजह से जो एंटीबॉडी एग्लूटिनेट नहीं कर पाती है उसको अपन इनकम्प्लीट एंटीबॉडी कहते हैं। अपन उसको ड्यू एंटीजन करके अपन ने एक टेस्ट लगा था, आपको याद होगा, 20% बोविन एल्ब्यूमिन उसमें अपन ने यूज किया था। 20% बोविन एल्ब्यूमिन ने क्या किया था, उसने जेटा पोटेंशियल को खत्म कर दिया। जेटा पोटेंशियल खत्म हो गया तो आरबीसी में जो नेगेटिव चार्ज थी, आरबीसी वो नेगेटिव चार्ज उनका खत्म हो जाएगा, तो आरबीसी क्या होंगी, थोड़ी सी पास पास जाएंगी, थोड़े से वीकली। बहुत बढ़िया, संजय ने सही कहा, वीकली रिएक्ट करते हैं। अगर वो आरबीसी दूर दूर होंगी तो वो वीकली रिएक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया संजय। अब कभी कभी और भी होता है कि इनकम्प्लीट यूनिवेलेंट एंटीबॉडी होती है। यूनिवेलेंट का मतलब क्या है, जितने भी हमारे एंटीजन होते हैं वो हमेशा क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। कभी कोई ऐसी कंडीशन बनी कि पेयर में ना होकर क्रोमोसोम्स सिंगल ही रह गया, है ना, ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम और हो सकती है कि सिंगल सिंगल अगर क्रोमोसोम किसी, खासतौर पे 9 नंबर का क्रोमोसोम्स अगर सिंगल रह गया है, उस कंडीशन में जो एंटीबॉडी बनेगी वो भी कुछ इस तरह से ही बनेगी, आधी अधूरी टाइप की। वो वीकली रिएक्ट कर पाएंगी, बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, है ना। तो उनमें भी उनको डिटेक्ट करने के लिए अपन कुंभ रिएजेंट अपन यूज करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अलग से एंटीबॉडी ऐड करेंगे। अलग से जो एंटीबॉडी ऐड करेंगे उसी को ही अपन एंटी ग्लोबुलिन कहते हैं एंटीबॉडी। ये जो होती है वो आईजीएम टाइप होती है। तो ये आईजीएम टाइप की जो एंटीबॉडी होगी वो क्या करेगी, जो सेंसिटाइज आरबीसी है उनको पास पास लाकर एग्लूटिनेशन कर देती है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, कुंभ जो रिएजेंट जो अपन लगाते हैं टेस्ट, वो इनकम्प्लीट यूनिवेलेंट एंटीबॉडी के लिए लगाते हैं। कुंभ टेस्ट जो होता है वो इनकम्प्लीट यूनिवेलेंट एंटीबॉडी के लिए होता है। 9 नंबर में आप लोगों का रिस्पॉन्स 19 लोगों ने सही आंसर दिया था। बड़े कंफ्यूज हुए थे उस क्वेश्चन में, थोड़ा डीप क्वेश्चन भी है, टॉपिक ही थोड़ा डीप वाला है, थोड़ा आपको समझना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। आज स्टूडेंट बड़े कम हैं, 54 लोग हैं, डेली 80 हो जाते थे, तो ये वाला टाइम सुटेबल हो तो रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। Indirect anti-globulin test that is used as specimen। डायरेक्ट जो कूम टेस्ट होता है उसमें हम सैंपल कौन सा लेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। डायरेक्ट में हम कौन सा सैंपल लेंगे और इनडायरेक्ट में हम कौन सा सैंपल लेंगे, दोनों आपको मालूम होना चाहिए भाई। बड़ा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट में हम टेस्ट लेते हैं आरबीसी, सैंपल लेते हैं हम आरबीसी, है ना, वाश वाली आरबीसी। डायरेक्ट जो कुम टेस्ट होगा उसमें आरबीसी लेंगे। इनडायरेक्ट में हम पेशेंट का सीरम लेते हैं। डायरेक्ट वाले में पेशेंट की आरबीसी, इनडायरेक्ट में हम पेशेंट का सीरम लेंगे, है ना। ये आप बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ भी चुका है। इसमें आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है 19 लोगों ने ही सही आंसर दिया है। तो आज के टॉपिक में बड़े कंफ्यूज हुए हैं आप लोग, थोड़ा पढ़ें भाई, आप थोड़ा और डीप में जाके चीजों को समझें। एक घनश्याम का मैसेज है कि सर एंटी ग्लोबुलिन आईजीएम कोटेड होता है। बहुत बढ़िया, आईजीएम, आईजीएम ही होता है, वो एंटीबॉडी होता है घनश्याम, है ना। सर इसमें तो इनडायरेक्ट है। जितेंद्र देखो क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन है आप लोगों को, यहाँ पर इनडायरेक्ट शब्द नहीं लिखा है, इन डायरेक्ट, है ना। इन का मतलब है मैं, डायरेक्ट में, है ना, इन में। इन डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट में, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है ना। दोनों मिल जुड़े हुए शब्द होते तो उसका मतलब इनडायरेक्ट लिखा होता है, ज्वाइंट नहीं है। देखो संजय, संजय ने क्वेश्चन पकड़ लिया था। ये अगर देखो बिल्कुल जरा सा डिफरेंट अगर होता, अगर ये दोनों शब्द जुड़े होते तो आंसर सी होता। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं तो आंसर ए होगा। कितना जरा सा डिफरेंट में भी क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। चलो यही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जुड़ा हुआ, इनडायरेक्ट जो होगा वो जुड़ा हुआ होगा। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट जो होगा हम वो किसके लिए करते हैं भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया था। 21 लोगों ने सही आंसर दिया इसका। कुंभ टेस्ट जो हम करते हैं, चाहे वो हम डायरेक्ट करें चाहे इनडायरेक्ट करें, दोनों का पर्पस एक ही होता है, सेंसिटाइज आरबीसी। हमको ये चेक करना है कि पेशेंट के ब्लड में सेंसिटाइज आरबीसी तो नहीं है। अब ये डिटेक्ट करने के लिए या तो हम डायरेक्ट आरबीसी ले लो, डायरेक्ट आरबीसी ले ली तो अपन ने उसको डायरेक्ट टेस्ट बोल दिया। किसी किसी का हम डायरेक्ट आरबीसी ना लेकर हम उसका सीरम ले लेते हैं, तो अगर उसके
पेशेंट में पेशेंट के जो ब्लड में है उसमें अगर आरबीसी सेंसिटाइज हैं तो जरूर 100% ऐसा हुआ कि उसकी जो सीरम है उसमें उसके एंटीबॉडीज होंगे, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में अपन क्या करते हैं, सेंसिटाइज आरबीसी को डिटेक्ट करते हैं। बस कंडीशन ये है कि दोनों के जो कंडीशन होते हैं, है ना, क्लिनिकल जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दोनों के लिए अलग अलग है। उसके लिए मैं एक बार एक एक शायद क्वेश्चन है, मैं उस पर डिस्कस कर लूंगा। जसपाल ने लिखा कि सर हिंदी में देख लेते हिंदी में क्वेश्चन ज्यादा क्लियर था। कोई भी डाउट रहे तो आप दोनों ही क्वेश्चन पढ़ लिया करो, कि हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हूं मैं। एबीओ ग्रुपिंग, एबीओ ग्रुपिंग इन द लेबोरेटरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। लैब में जो हम एबीओ ग्रुप लगाते हैं ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। एबीओ ग्रुप हम किस प्रिंसिपल पे लगाते हैं भाई? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एग्लूटिनेशन। ये शब्द मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि एग्लूटिनेशन पे बेस्ड होता है। और बड़े आप लोग कंफ्यूज भी नहीं हुए, सिर्फ 3-4 लोग कंफ्यूज हुए इसमें, जिन्होंने न्यूट्रलाइजेशन कर दिया। एग्लूटिनेशन भाई इसका सही आंसर है, मतलब 3-4 लोग तो तुक्का ही मारते हैं, उनको क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है। ग्रुप जो रहता है वो एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है, आरबीसी जो होती है वो एग्लूटिनेट हो जाती है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे। डायरेक्ट कूम टेस्ट जो हम करते हैं वो किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? देखो ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले जो 10वें नंबर का क्वेश्चन था, उस पे मैंने एक चीज बोली थी कि कूम टेस्ट चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों में हम सेंसिटाइज आरबीसी ही डिटेक्ट करते हैं। बस अंतर इतना है कि हम डायरेक्ट ज्यादातर जो हम टेस्ट करते हैं वो हीमोलाइटिक डिसीज न्यूबॉर्न और ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ये दो कंडीशन के लिए हम ज्यादातर डायरेक्ट वाला कूम टेस्ट करते हैं। और किसी डोनर और पेशेंट का अगर इनकम्पैटिबिलिटी है तो उस कंडीशन में हम इनडायरेक्ट कूम टेस्ट करते हैं, है ना। तो दोनों के जो रीजन है वो थोड़े से अलग अलग हैं। फ्लोकुलेशन क्या है, एक ब्रजेंद्र ने मैसेज लिखा है। ब्रजेंद्र ये एक्चुअली ब्लड बैंक जो हमारा टॉपिक है इसमें आधा है हेमेटोलॉजी, आधा है माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। फ्लोकुलेशन, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये जो सारे चीजें हैं ये अपन माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, काफी डीप पढ़ेंगे। ये अपना सीरोलॉजी जो सब्जेक्ट आएगा, सीरोलॉजी में अपन इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल आप फ्लोकुलेशन को छोड़ के रखो। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जब भी अपन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाएंगे तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी का जो प्रेसिपिटेट बना है अगर वो ऊपर तैरने लगे तो उसको अपन फ्लोकुलेशन बोलते हैं। इसको अपन माइक्रोबायोलॉजी में ज्यादा अच्छे समझेंगे, फिलहाल इसको अपन छोड़ के रखो। पूजा ने कहा कि प्लीज गिव मी रिप्लाई एंड हिंदी। हिंदी में ही तो पूजा, सब रिप्लाई में हिंदी में ही तो देता हूँ भाई। शायद बीडीएलएल टेस्ट में, बहुत बढ़िया गौरव ने बिल्कुल सही लिखा है। बीडीएलएल टेस्ट में जो होता है वो फ्लोकुलेशन होता है, वो माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट हैं, ये अपन पढ़ेंगे, है ना। पूजा आपका मैसेज मैं समझा नहीं हूँ, आपका रिप्लाई मैंने दिया नहीं था क्या? एक बार मैं आपका मैसेज चेक करता हूँ, कोई ऊपर छूटा हो तो आपका मैसेज। चलो पूजा, मुझे तो आपका कोई पुराना मैसेज नहीं दिख रहा है, मतलब जो आपने कोई चीज पूछी हो तो वो दोबारा आप मुझे मैसेज कर दो, या फिर अपन डाउट सेशन आएगा तो आप माइक ऑन करके बात कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। दोनों के रीजन क्या है भाई? डायरेक्ट वाला अपन एसडीएन के लिए करते हैं, इनडायरेक्ट अपन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन चेक करने के लिए करते हैं। 13 नंबर पे 20 लोगों का जो आंसर था वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ। टू डिफरेंशिएट बिटवीन रोलेक्स फॉर्मेशन एंड अग्लूटिनेशन with the help of normal saline is best solution of। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है ना। हर बार की एमसीक्यू में एक या दो क्वेश्चन थोड़े डीप वाले डालता हूँ। ये समझ में नहीं आता, घनश्याम ने लिखा। कोई बात नहीं, मैं हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए घनश्याम। क्वेश्चन थोड़ा सा डीप था, मैंने नोट्स में नहीं डाला है ये, थोड़े से एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा हार्ड लेवल है ये क्वेश्चन। सेंट्रल लेवल के लिए अपन बोल सकते हैं कि सेंट्रल लेवल में कभी आ जाए। पहला अपन सब समझते हैं कि डिस्क्रिपेंसी। देखो ब्लड बैंक में जब भी ब्लड ग्रुप लगाते हैं तो ब्लड ग्रुप को दो मेथड से लगाना पड़ता है। एक होती है फॉरवर्ड ग्रुपिंग
दूसरी होती है रिवर्स ग्रुपिंग। फॉरवर्ड ग्रुपिंग में अपन पेशेंट की आरबीसी लेते हैं और पेशेंट की आरबीसी में अपन ने एंटी सिरा को ऐड करके अपन उसका ग्रुप लगाते हैं। ये अपनी फॉरवर्ड ग्रुपिंग कहलाती है। तो लैब में भी यही फॉरवर्ड ग्रुपिंग होती है। ये अपनी कॉमन वाली टेक्निक है। फॉरवर्ड ग्रुपिंग के अलावा एक दूसरी टेक्निक होती है, उसमें अपन पेशेंट का आरबीसी नहीं लेते, उसमें अपन पेशेंट का सीरम लेते हैं। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं। तो एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास पहले से ही नॉन आरबीसी पूल्ड जो आरबीसी रहती है वो नॉन नॉन पर्सन की, मतलब हमारे पास ए ग्रुप वाले की आरबीसी पहले से प्रेजेंट होगी, बी ग्रुप वाले की आरबीसी पहले से प्रेजेंट होगी। तो उन आरबीसी को अपन उनमें सीरम में ऐड करते हैं और उसके बाद अपन एग्लूटिनेशन चेक करते हैं। इस तरह से भी अपन ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं रिवर्स ग्रुपिंग, है ना। पेशेंट की अपन ने अगर ब्लड लिया है, आरबीसी ली है, तो अपन इसको बोलेंगे फॉरवर्ड ग्रुपिंग। पेशेंट का अगर अपन ने सीरम लिया है और नॉन आरबीसी को अपन ऐड करके और फिर अपन एग्लूटिनेशन चेक कर रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं रिवर्स ग्रुपिंग। बहुत बढ़िया। देखो मुकाम ने मैसेज लिख दिया, मतलब पढ़ा है कुछ लोगों ने। फॉरवर्ड ग्रुपिंग और रिवर्स ग्रुपिंग दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है, दोनों जो होते हैं वो ग्रुपिंग सेम ही होना चाहिए। अगर अपन फॉरवर्ड ग्रुप से लगाओ तो भी किसी पेशेंट का ग्रुप ए ग्रुप आ रहा है, तो उसका रिवर्स ग्रुप से भी ए ग्रुप ही आना चाहिए। अगर बी ग्रुप आ रहा है फॉरवर्ड से, तो रिवर्स में भी बी ग्रुप ही आना चाहिए, है ना। इसकी पूरी पूरी प्रोसीजर मैंने थ्योरी में आपको समझाई नहीं है, कभी बुक में आप थोड़ा बहुत देख लेना कि कैसे करते हैं हम। प्रोसीजर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल बनते नहीं है। दोनों ग्रुप सेम होना चाहिए किसी भी पेशेंट के। अगर फॉरवर्ड से लगाओ तब भी वही आना चाहिए, रिवर्स से लगाओ तब भी वही आना चाहिए। कभी कभी, है ना, हालांकि बहुत रेयर कंडीशन में, है ना, बहुत मेजर माइनर जो होता है वो क्रॉस मैच होता है। अब देख फिलहाल मेजर माइनर में मत जाओ आप। अगर दोनों ही तरह के जो ग्रुप लगा रहे हैं उसमें अगर डिफरेंस आ रहा है, फॉरवर्ड से अपन ने किसी का लगाया तो ए ग्रुप आया, रिवर्स से लगाया तो उसका ए बी ग्रुप आया, या फॉरवर्ड से लगाया था तो अपन ने उसका बी ग्रुप आया और रिवर्स से लगाया तो ए बी ग्रुप आ गया। अगर इस तरह की डिफरेंस मिलता है तो इसको अपन बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी, है ना। तो फिलहाल ये डिस्क्रिपेंसी का मतलब समझ में आ गया। डिस्क्रिपेंसी का मतलब ब्लड ग्रुप में अपन एकदम कंफर्म नहीं हो पा रहे। फॉरवर्ड ग्रुपिंग रिवर्स ग्रुपिंग अगर दोनों से हम होती तो फिर अपन कंफर्म हो जाती कि पेशेंट का ग्रुप ये है। अगर फॉरवर्ड में ग्रुपिंग में अलग ग्रुप आया, रिवर्स में अलग ग्रुप आया, तो अपन कंफर्म नहीं हो सकते कि पेशेंट का ग्रुप क्या है। इसी को अपन डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। डिस्क्रिपेंसी के जो रीजन है वो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। टाइप 3 नंबर की जो डिस्क्रिपेंसी है वो एक रोलेक्स फॉर्मेशन की वजह से आती है। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, आपको याद होगा ईएसआर के टाइम पे अपन ने रोलेक्स फॉर्मेशन पढ़ा था। अपन ने क्या पढ़ा था ईएसआर में, अपन ने ये पढ़ा था ईएसआर में पढ़ते टाइम आरबीसी जो होती है करीब 8-10 आरबीसी इकट्ठी हो जाती हैं अगर पेशेंट में प्रोटीन का लेवल अच्छा है तो। और ये जो आरबीसी इकट्ठी हुई है फिर ये रोलेक्स, ये जो इकट्ठी हुई इसी को अपन रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं, है ना। अपन ब्लड ग्रुप लगा रहे हैं तो मान लो किसी को एग्लूटिनेशन नहीं हुई, लेकिन उनकी आरबीसी 8-10 आरबीसी इकट्ठी हो गई एक जगह पर। इस तो इसको अपन बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। मतलब अगर उन्होंने रोलेक्स फॉर्मेशन बना लिया तो वो रोलेक्स फॉर्मेशन में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पेशेंट का जो ब्लड है वो एग्लूटिनेट हो गया, और एग्लूटिनेट हो गया तो अपन उसको मानते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आ गया, है ना। लेकिन वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नहीं है। अगर रोलेक्स फॉर्मेशन बना है तब भी उसका ग्रुप नेगेटिव ही होगा। रोलेक्स फॉर्मेशन कंफ्यूज कर देता है अपन को एग्लूटिनेशन से, है ना। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसी को ही अपन टाइप 3 वाली कहेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4 ये कौन सी है, एक बार मैं टेबल खोलता हूं आपके सामने। ये जो टेबल है ये अलग अलग टाइप के रीजन की वजह से अपन इसको 4 तरह की डिस्क्रिपेंसी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो डिस्क्रिपेंसी होती है वो वीक एंटीबॉडी की वजह से होती है। वीक एंटीबॉडी, किसी पेशेंट में अगर वीक एंटीबॉडी है तो उसका फॉरवर्ड ग्रुपिंग तो बहुत अच्छा काम करेगा, रिवर्स ग्रुपिंग में मिस्टेक होगी, है ना। रिवर्स ग्रुपिंग जो होगा उसका अच्छे से नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है किसी का ग्रुप अगर ए है
तो उसमें बी एंटीबॉडी होना चाहिए। फॉरवर्ड ग्रुप से अपन ने लगाया तो उसका ग्रुप ए निकल के आ गया, ठीक है। रिवर्स से लगाया तो रिवर्स के टाइम पे उसकी जो एंटी बी एंटीबॉडी जो थी, वो एंटीबॉडी उसमें वीक है थोड़ी, या फिर मिसिंग है, उसकी वजह से ये जो डिस्क्रिपेंसी बन रही है उसको अपन ग्रुप 1 बोलेंगे। ग्रुप 2 वाली जो होती है वो एंटीजन की वजह से होती है। अगर एंटीजन में कोई एंटीजन वीक वाला एंटीजन है, तब अब क्या होगा, रिवर्स ग्रुपिंग तो सही आएगी, फॉरवर्ड ग्रुपिंग गलत आएगी अपनी, है ना। देखो दोनों में अलग अलग है। टाइप 1 डिस्क्रिपेंसी में फॉरवर्ड ग्रुपिंग सही आएगी, रिवर्स ग्रुपिंग गलत आएगी। टाइप 2 डिस्क्रिपेंसी में फॉरवर्ड ग्रुपिंग गलत आएगी, रिवर्स ग्रुपिंग सही आएगी। लेकिन ये सही कौन सी आई है, गलत कौन सी आई है, ये अपन को कैसे मालूम चले, है ना। ये उसके लिए फिर अपन और ज्यादा मेथड करना पड़ता है। टाइप 3 वाली क्या होती है भाई, टाइप 3 वाली ये होती है कि कभी कभी पेशेंट के ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट है या प्लाज्मा में एबनॉर्मलिटी है, कोई एबनॉर्मलिटी की वजह से उसके रोलेक्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। रोलेक्स मतलब उनकी आरबीसी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही है। अगर ये इकट्ठी हो रही है तो अपन को कंफ्यूजन होती है कि पेशेंट का ब्लड जो है वो एग्लूटिनेट हो गया है, एग्लूटिनेशन हो गया है, तो उसको अपन पॉजिटिव में काउंट कर लेंगे, तो इसको अपन टाइप 3 वाली डिस्क्रिपेंसी बोलेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, क्वेश्चन जो था अभी लास्ट वाला, उसमें कहा है कि भाई अपन नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं, तो टाइप 3 वाला जो है इसमें अपन क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन मिक्स करेंगे, तो इसमें रोलेक्स फॉर्मेशन जो होता है वो अलग अलग होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन टूट जाएगा, आरबीसी अगर ये इकट्ठी हुई है तो वो टूट जाएंगी। तो ये टाइप 3 वाली डिस्क्रिपेंसी जो है वो अपन नॉर्मल सलाइन से अलग कर सकते हैं। टाइप 4 वाली क्या होती है भाई, टाइप 4 वाले फिर कुछ और अलग अलग रीजन है, बहुत सारे अलग अलग रीजन है, थोड़ा सा डीप वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको डाल दिया था, है ना। अगर आप थोड़ा डीप वाले स्टूडेंट हैं कि पढ़ने वाले, पहले से आप पढ़ाई करते आ रहे हैं, तैयारी आपकी अच्छी है, तो ये डिस्क्रिपेंसी को थोड़ा और डीप में जाकर आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से व्यापम इतना डीप लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा बस इतना कि आपको डिस्क्रिपेंसी जो 4 होती है वो कौन कौन सी होती है, किस वजह से होती है, ये इनके रीजन आपको मालूम है, इनफ है आपके लिए, है ना। ठीक है, तो डिस्क्रिपेंसी अगर आप पढ़ सके तो आपको पढ़ लेना। इसमें सिर्फ 7 लोगों के ही आंसर सही थे, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। चलो साइड हो जाइए सर, स्क्रीनशॉट लेना है। संजय स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है, मैं आपको नोट्स भेज तो रहा हूँ, चलो लेना हो तो ले लो। लो, ये आपको जितनी भी जो इमेज मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये सारी की सारी इमेज आपको गूगल पे मिल जाएंगी। और पढ़ाई जब भी आप करते हो, किसी भी बुक से पढ़ाई करते हो, तो गूगल का आप बहुत यूज किया करो, जितना ज्यादा गूगल का यूज करोगे आप, पढ़ाई आपके लिए उतनी ज्यादा इजी होगी, क्योंकि कई जगह पर गूगल में इमेज जो होती है वो हमको बहुत अच्छा समझाती है, कई जगह पे मैटर भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं हमको गूगल के, है ना। चलो तो फॉरवर्ड ग्रुप में भी स्लाइड भी कर सकते हैं, ट्यूब भी कर सकते हैं, मुकाम ने लिखा है। नोट्स में डिस्क्रिपेंसी ऐड नहीं है आयुषी, डिस्क्रिपेंसी को छोड़कर बाकी जितना भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे नोट्स में ऐड हैं, ना। जो पॉइंट्स ऐड नहीं हो पाते हैं वो मैं अलग से आपको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये नोट्स में इंक्लूड नहीं है, तो मैंने डिस्कस कर लिया। जितेंद्र, थैंक यू जितेंद्र, मेहनत मैं करता हूँ और आपको भी करना है। 9 क्लास कब से स्टार्ट होगी, 9 बजे से। भागचंद ने क्वेश्चन लिखा है, चलो चलो पहले फिलहाल मैं 1 मिनट के लिए, आप लोग कोई डाउट है तो आप पूछ लें, है ना। दूसरा एक चीज है कि 9 बजे से अपनी जो क्लास नया बैच अपन शुरू कर रहे थे, नया बैच की जगह अब अपन जो 6 बजे का जो बैच है ना उसी को ही नाइट में शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब लाइव क्लास जो मैं 6:15 शाम को लिया करता था, अब ये अभी जो टाइम है इस टाइम पर अपना 6:15 लाइव क्लास हुआ करेगी, है ना। 11 तारीख से, है ना, 11 तारीख से लेकिन शाम को 6:15 टॉपिक 1 से आपके रिकॉर्डेड क्लास दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। तो
पुराने स्टूडेंट भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी का कोई टॉपिक छूट रहा है तो मैं डेली जब भी क्लास शाम को 6:15 की रहा करेगी तो उसमें मैं नो टॉपिक डाला करूंगा कि ये टॉपिक की आज रिकॉर्डेड क्लास है। एमसीक्यू क्लास उसमें नहीं रहेंगी, सिर्फ थ्योरी थ्योरी क्लास चलेगी। वन एक नंबर टॉपिक से सारे थ्योरी के अभी तक अपने टोटल 32 हेमेटोलॉजी तक है ना 32 टॉपिक हुए थे, तो 32 टॉपिक वन बाय वन थ्योरी के टॉपिक चलेंगे शाम को 6 बजे से। रात को 9 बजे से लाइव क्लास जो आपकी कंटिन्यू चला करती थी वो अब कंटिन्यू जैसे आज हुई है ना, ये कंटिन्यू आपकी 11 तारीख से कंटिन्यू हो जाएगी है ना। बाकी कल मैं देखता हूँ अगर हो सकता है तो कल से ही अपन ये पॉसिबिलिटी करेंगे कि नाइट में जो क्लास चल रहा है वो अपन कल से ही कर ले, अदरवाइज 11 तारीख से तो अपन को करना ही है। रिवर्स और फॉरवर्ड ग्रुपिंग बता दीजिए, रेखा ने लिखा है। रेखा, रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए मैंने कोई इमेज नहीं डाली है, तो कल की क्लास में रिवर्स और फॉरवर्ड को थोड़ा और डीप में ले लूंगा है ना। रेखा ने थोड़ा सा डाउट लिया है, तो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा ये एक नुकसान ये है कि पहले से अपने पास अगर मौजूद है नोट्स तो अपन उसको डिस्कस कर सकते हैं। रिवर्स और फॉरवर्ड को ज्यादा अच्छे से डिस्कस करने के लिए जरूरी है कि मैं थोड़ा सा नोट्स में डाल दूं है ना। तो कल मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा कल की क्लास में। कल हमारी थ्योरी की क्लास रहेगी, ब्लड बैंकिंग अपन शुरू करेंगे है ना, तो ब्लड बैंक में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो मैंने आप लोगों के माइक ऑन कर लिए हैं, आप लोग माइक ऑन करके कोई डाउट पूछ सकते हैं, कोई चीज आपको पूछना है या मैसेज के थ्रू तो आप पूछ ही सकते हैं। पूजा आप क्या बोल रहे थे, तो पूजा आप माइक ऑन करके मुझे बताएं क्या बोलना चाह रहे थे, और इनके अलावा भी और किसी को भी डाउट हो तो आप पूछ, अदरवाइज अपनी क्लास आज ओवर होगी ना। डिस्क्रिपेंसी से संजय ने क्वेश्चन किया है। डिस्क्रिपेंसी संजय थोड़ा पढ़ना, आप इसकी थ्योरी पढ़ लेना है ना, बहुत ज्यादा मत जाना। मैंने थोड़ा समझाने के लिए आपके नॉलेज में डालने के लिए क्वेश्चन डाला था है ना, कि आपके नॉलेज में रहे कि डिस्क्रिपेंसी शब्द नाम का एक चीज होती है ब्लड बैंक में। अगर फॉरवर्ड ग्रुपिंग और रिवर्स ग्रुपिंग अगर अलग अलग आए तो उसको अपन डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। ये 4 तरह की हो सकती हैं। 4 तरह की जो होती हैं उनके रीजन अलग अलग हैं। थोड़ा सा चाहो तो आप डीप में पढ़ सकते हैं है ना। बाकी आपके पास अगर टाइम कम है तो डिस्क्रिपेंसी को आप छोड़ देना। मुकाम ने लिखा है कि सर रिवर्स ग्रुपिंग, हाँ मुकाम ने बिल्कुल सही लिखा है। मुकाम सीरम अपन ऐड करते हैं, प्रोसीजर लगभग सेम ही होती है, बस अपोजिट ट्यूब में अपन उसकी एग्लूटिनेशन देखते हैं। मैं इसको कल ज्यादा अच्छे से क्लियर करूंगा क्योंकि मेरे पास इमेज नहीं है ना, सिर्फ इमेज नहीं है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था। अपन कल इसको मतलब इमेज के थ्रू डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। मैं सिर्फ बोलते जाऊं आपको समझ में नहीं आया तो क्या मतलब, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ 11 से करेंगे अपन दिन से ना, 11 से अपन शाम को 6 बजे से पहले नंबर से टॉपिक से शुरू कर देंगे, लेकिन वो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। और नाइट में अपन लाइव क्लास जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो तो क्लास ओवर करें भाई, टाइम हो चुका है काफी। गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।